अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। डीकम्पोजर्स आपको पता है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को और वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं, वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं। और इन डीकम्पोजर्स की एग्जांपल के अंदर आ जाता है फंजाई, कुछ बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर्स होते हैं। तो ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं इनका एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होता है, इकोसिस्टम को क्या बेनिफिट होता है अगर ये जो वेस्ट होता है उसे डीकम्पोज कर रहे हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या फिर डेड एनिमल्स और प्लांट्स की डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो उसका इकोसिस्टम को क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि डीकम्पोजर्स इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर एक्ट करते हैं। अब कैसे इन्वायरमेंटल क्लीनर के तौर पर एक्ट करते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स की डीकम्पोजिंग करते हैं। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। और यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है ये भी वेस्ट के अंदर ही आ जाते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स। और इसके अलावा जो और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें भी ये डीकम्पोजर्स रिमूव करते हैं, उन्हें सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल्स को इकोसिस्टम से रिमूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के तौर पर भी काम करते हैं। यानी जब ये इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल की डीकम्पोजिशन करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो बहुत सारे सिंपल न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। और उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को ये सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, एयर के अंदर ऐड करते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं। प्लांट्स उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। प्लस यहाँ पर आगे मेंशन है कि ये ऐड करते हैं यूज़फुल केमिकल्स को एयर, वाटर और सॉइल के अंदर। मतलब उसी तरह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो इन्हें डीकम्पोजर्स की मदद से एयर, वाटर और सॉइल के अंदर ऐड होते हैं। फिर यहाँ से डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि प्लांट्स, उन्हें उन केमिकल्स को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वेस्ट मटेरियल्स के ऊपर, सो दैट इनको दोबारा से यूज़ किया जा सके। इनके अंदर जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं ना, उन यूज़फुल चीज़ों को दोबारा से यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं डीकम्पोजर्स के इकोसिस्टम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। इसके अलावा कुछ एबायोटिक फैक्टर्स जिन्हें फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि एनर्जी, टेम्परेचर, ग्रेविटी, सॉइल, वाटर, लाइट, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन इकोसिस्टम नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लाइट। एक इकोसिस्टम को कंटिन्यूस लाइट की सप्लाई की ज़रूरत क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए ये जो सनलाइट होती है यही एक सोर्स है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एनर्जी का। और इस लाइट को डायरेक्टली कौन कैप्चर कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ। ये जो लाइट होती है इसे ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि प्लांट्स और एल्गी डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी में। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है लाइट एनर्जी को, सनलाइट को यूज़ किया जाता है ग्लूकोज बनाने में। उस ग्लूकोज के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और डिफरेंट और मालिक्यूल्स बनते हैं, डिफरेंट और ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स बनते हैं जो इन ऑटोट्रॉफ्स के अंदर स्टोर होते हैं। फिर जब इन ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स फीड करते हैं तो फिर ये केमिकल एनर्जी उन एनिमल्स के अंदर चली जाती है। फिर इस केमिकल एनर्जी को एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ और एनर्जीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा कुछ एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स और एनिमल्स से हीट की फॉर्म में दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर भी रिलीज़ हो रही होती है। तो ये जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर करते हैं, फिर ये एनर्जी फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है और एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा से रिलीज़ भी हो रही होती है। और चूँकि ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली इस लाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो यूज़फुल एनर्जी होती है जो इन ऑर्गेनिजम्स को असल में ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, वो कम होती जाती है, ठीक है। तो फिर उनको दोबारा से एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो उस दोबारा से एनर्जी को हासिल करने के लिए
इस लाइट की कंटिन्यूस सप्लाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये होगे तो फिर ऑटोट्रॉफ कैप्चर करके अपनी फूड बनाएंगे, फिर उनके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो फीड करेंगे, तो वो एनर्जी डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में उनके अंदर चली जाती है। तो इसको यहाँ से रीड करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सनलाइट की इसको इस वजह से ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनी डायरेक्शनल, यानी ये जो एनर्जी एक दफ़ा फ्लो करती है ना, ये यूनी डायरेक्शनल होती है और नॉन साइक्लिक होती है। नॉन साइक्लिक का मतलब इसे एक दफ़ा यूज़ कर लिया जाता है तो दोबारा से इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक इकोसिस्टम के अंदर ये जो एनर्जी होती है, जो जैसे कि लाइट एनर्जी है, उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और फिर बाज़ औक़ात इस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और जब ये कन्वर्जन की जाती है तो इसके नतीजे में क्या होता है, दिस कन्वर्जन डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ यूज़फुल एनर्जी, यानी जो यूज़फुल एनर्जी होती है, जो कि असल में प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर सकते हैं, जब एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो वो यूज़फुल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, और इसकी वजह से दैट्स वाई इन्वायरमेंट नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लाइट या सनलाइट, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और एक और चीज़, जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को यूज़ करते हैं, प्लस कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर भी रिलीज़ करते हैं। अब वो एनर्जी जो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होती है, वो एनर्जी, अब हीट भी एनर्जी की किस्म है, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में जो रिलीज़ होती है वो यूज़ नहीं हो सकती, ऑर्गेनिज्म उसे ट्रैप नहीं कर सकते, जैसे कि प्लांट्स और डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली इसको ट्रैप नहीं कर सकते और अपनी बॉडी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कंटिन्यूस लाइट की जो सप्लाई होती है उसका होना ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस कमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म के दरमियान में है। कमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म आपको पता है ये रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज़ के, उनके दरमियान डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, उनमें कमर्शलिज्म भी आ जाता है, म्यूचुअलिज्म भी आ जाता है, उनमें फर्दर पैरासाइटिज्म भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम कमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं। कमर्शलिज्म आपको पता है कि ऐसा रिलेशनशिप होता है दो स्पीशीज़ के दरमियान जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा होता है जबकि दूसरी स्पीशी को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। जबकि म्यूचुअलिज्म दो स्पीशीज़ के दरमियान रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है। इनकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। कमर्शलिज्म में क्या होता है, वन स्पीशी यूज़ अदर स्पीशी फॉर स्पेस और ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को का यूज़ करती है फॉर जस्ट स्पेस और ट्रांसपोर्टेशन। ये जो स्पीशी होती है ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक जो स्पीशी होती है जो दूसरी को यूज़ करती है जस्ट फॉर स्पेस या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करती है। जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट्स देती हैं, लाइक फूड, शेल्टर और मॉइस्चर एक दूसरे को प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके बाद कमर्शलिज्म की एग्जांपल में आ जाता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, टॉल ट्रीज़ की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये एपीफाइट्स सिर्फ सही लाइट को कैप्चर करने के लिए इनकी ये जो टॉल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से लाइट को कैप्चर कर सकें और अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें, अपनी फूड बना सकें। ठीक है, तो बाकी ये एपीफाइट्स इन प्लांट्स को नुकसान नहीं देते। इसके बाद जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स ये आप समझिए एक तरह का किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्हें रखा जाता है। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं प्रोटोजोन, जो कि टर्माइट्स की गट के अंदर रहते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहते हैं और टर्माइट को हेल्प करते हैं, जो कि उसके अंदर वुड के अंदर मौजूद होता है ना कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सेलुलोज मौजूद होता है, उन वुड के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाने में ये प्रोटोजोन्स हेल्प करते हैं, और इन रिटर्न जो टर्माइट होती है वो इन प्रोटोजोन्स को प्रोटेक्ट करता है और इन्हें फूड देता है। ठीक है, तो ये कमर्शलिज्म और म्यूचुअलिज्म के दरमियान डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होस्ट और पैरासाइट के दरमियान डिफरेंस। अब होस्ट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिज्म होता है या वो सेल होता है जो कि फूड का सोर्स होता है पैरासाइट के लिए, और शेल्टर का भी सोर्स होता है पैरासाइट के लिए। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि रहता है होस्ट के ऊपर, फूड लेता है होस्ट से और इन रिटर्न होस्ट को हार्म करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। जो होस्ट होता है वो लार्ज इन साइज़ होता है, जो पैरासाइट होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है।
होस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हायर होती है, मतलब होस्ट थोड़ा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, और जो पैरासाइट होते हैं वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लें, हमारे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, जैसे मॉस्किटो की एग्जांपल ले लें, वो एक एक्टो पैरासाइट है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमसे लेस होती है और हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत सारे जो इफेक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स है वो मौजूद हैं। उस तरह से वो ऑर्गन सिस्टम्स मॉस्किटो के अंदर काम नहीं करते। तो ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं वो लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, चाहे वो उनका होस्ट कोई भी है, उनका होस्ट ह्यूमन है, उनका होस्ट कोई दूसरे एनिमल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन इज़ होस्ट फॉर डिफरेंट पैरासाइट्स लाइक मलेरियल पैरासाइट्स एंड लाइस। इनके लिए जो है ह्यूमन होस्ट होता है। इसके अलावा पैरासाइट की एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हैं मलेरियल पैरासाइट्स, लाइस, और लाइस आर डिफरेंट पैरासाइट्स। मॉस्किटो भी दे आर एक्टो पैरासाइट्स। कुछ एंडो पैरासाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, दे आर एंडो पैरासाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रे और प्रीडेटर के दरमियान में डिफरेंस। प्रे क्या होता है? द फूड स्पीशी, इसको फूड स्पीशी भी कहते हैं, और द फूड स्पीशी विच इज़ ईटन बाय प्रीडेटर नोन एज प्रे। यानी वो स्पीशी जिसके ऊपर प्रीडेटर शिकार करता है, जिसका प्रीडेटर शिकार करता है, उसे प्रे कहते हैं। और प्रीडेटर क्या होता है? स्पीशी दैट ईट अदर स्पीशीज़ नोन एज प्रीडेटर। वो स्पीशीज़ जो दूसरी स्पीशी को खाते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। जो प्रे होते हैं ये मोर इन नंबर होते हैं, और जो प्रीडेटर्स होते हैं ये ज़्यादातर आप देखें तो ये लेस इन नंबर होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो प्रीडेटर है ना वो लेस इन नंबर्स है, जैसे कि आपको पता है लाइन, टाइगर, अगर आप इनको कंपेयर करें प्रे के साथ, जैसे डियर के साथ, हिरन के साथ कंपेयर करें, तो नंबर जो है वो हिरन का ज़्यादा होगा और लाइन का कम होगा, टाइगर का कम होगा। तो प्रीडेटर आर ऑलवेज लेस इन नंबर। इसके बाद जो प्रे होते हैं ये हर्बीवोरस हो सकते हैं, ओमनीवोरस हो सकते हैं, और इवन कार्निवोरस भी हो सकते हैं। जबकि जो प्रीडेटर्स होते हैं जो कार्निवोरस हैं दे आर प्रीडेटर्स। जो कार्निवोरस हैं वो प्रीडेटर्स हैं, जिसमें लाइन आ जाता है, और प्रे के अंदर आ जाता है डियर। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस फूड चैन और फूड वेब के दरमियान में है। तो फूड चैन क्या होता है? फूड चैन बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है, एक टेबल सा होता है, जो कि हमें ये बता रहा होता है कि किस तरह से जो फूड है, किस तरह से जो मटेरियल्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक ट्रॉपिक लेवल से या एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में। ठीक है, उसमें वो ऑर्गेनिज़म जो सबसे पहले आता है जिन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 1 के अंदर आता है। इसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 2 के अंदर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 3 के अंदर, और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल 4 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फूड चैन को हम डिफ़ाइन करते हैं। फूड चैन क्या होती है? फूड चैन द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, एक मिनट, द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड चैन बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है जो हमें ये बता रहा होता है कि किस तरह से मटेरियल और एनर्जी ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम अ सीरीज़, मतलब एक सीरीज़ में। इसको कहते हैं फूड चैन। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ से बनाई थी ना, ये सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये एक फूड चैन की एग्जांपल है। ये ट्रॉपिक 1, ट्रॉपिक 2, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ठीक है, तो फूड वेब क्या होता है? फूड वेब एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है डिफरेंट फूड चैन्स का। ठीक है, अब डिफरेंट फूड चैन का कैसे? जैसे अब जिसमें ये ऑर्गेनिज़म है, 3 ऑर्गेनिज़म है, ये एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज़म है प्रोड्यूसर, इसके ऊपर कोई और ऑर्गेनिज़म फीड कर रहा होगा। अब ये जो ऑर्गेनिज़म है इसके ऊपर हो सकता है ये सेकंड वाला ऑर्गेनिज़म भी फीड कर रहा हो। ठीक है, इसके ऊपर, इसके बाद ये जो दूसरे वाला ऑर्गेनिज़म है हो सकता है इसके ऊपर फर्दर कोई और ऑर्गेनिज़म फीड कर रहा हो। ठीक है, तो मतलब ये जो कम्प्लेक्स बहुत सारी फूड चैन का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो उसे हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब बेसिकली इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ मैनी फूड चैन्स। इसके बाद जो फूड चैन होती है ये एक लीनियर पाथवे होता है, सिंपल लीनियर पाथवे होता है, जिसमें आप एक टॉपिक लेवल के बाद दूसरा टॉपिक लेवल देखते हैं, दूसरे के बाद तीसरा टॉपिक लेवल देखते हैं। जबकि फूड वेब के अंदर आपको बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पाथवे नज़र आते हैं। ठीक है, उसमें आपको सिंपल एक लीनियर पाथवे नज़र नहीं आता। उसमें आप देख सकते हैं एक प्रोड्यूसर को एक से ज़्यादा जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर ईट कर रहे होते हैं। इसके बाद इस प्राइमरी कंज्यूमर को एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर ईट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज वन ट्रॉपिक लेवल, मतलब फूड चैन के अंदर ये होता है कि इसके अंदर आप देखते हैं एक इंडिविजुअल ने एक ही ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, जबकि फूड वेब के अंदर आप देखेंगे कि एक जो इंडिविजुअल है उसने बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई किए हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, ये 3 ऑर्गेनिज़म, इसमें ये ऑर्गेनिज़म इस ऑर्गेनिज़म के ऊपर, फर्स्ट वाले ऑर्गेनिज़म के ऊपर ये भी फीड कर रहा है और ये भी फीड कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद एक इसके ऊपर फर्दर कोई और फीड कर रहा है, और अब यहाँ पर जो थर्ड वाला है उसको यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनिज़म है वो फीड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, इस पहले एग्जांपल के अंदर, पहले अगर हम एग्जांपल है उसमें जब इसके ऊपर ये फीड करता है और इसके ऊपर ये फीड करता है, इस एग्जांपल के अंदर इसका ट्रॉपिक लेवल 3 है, ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर इसका ट्रॉपिक लेवल 1 2 3 और इसका अभी बन रहा है 4, ठीक है। तो ये फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज़म का एक ऑर्गेनिज़म के एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप होता है फूड वेब, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म के एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। वन इंडिविजुअल ऑक्यूपाई मैनी ट्रॉपिक लेवल्स। इसके बाद फूड चैन शोज़ सिंपल फीडिंग रिलेशनशिप, ये सिंपल फीडिंग रिलेशनशिप का बता रहा होता है फूड चैन, जबकि जो फूड वेब होता है, फूड वेब शोज़ कम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म के ऊपर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स फीड कर रहे होते हैं और उन दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर फर्दर और ऑर्गेनिज़म्स फीड कर रहे होते हैं। तो वो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो हमें शो हो रहा होता है उसे कहते हैं फूड वेब। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान में है। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। इस लिहाज से हम कंज्यूमर्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं। इस तरह से हम कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जबकि कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर जो होते हैं ये हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, किसी भी फूड चैन के अंदर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स का होता है, जबकि कंज्यूमर्स का जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। इसके बाद प्रोड्यूसर की एग्जांपल के अंदर एलजी और प्लांट्स आ जाते हैं, जबकि कंज्यूमर की एग्जांपल के अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, ऑल एनिमल्स और कंज्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फूड चैन ऑलवेज बिगन विद प्रोड्यूसर्स। जो फूड चैन है वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही क्यों शुरू होती है? तो फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल एनर्जी। अब प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस पूरी अर्थ के ऊपर जो सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को खुद से स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब हर ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है ये एनर्जी, तो वो एनर्जी असल में कौन ट्रैप करके दे रहे होते हैं? प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर्स के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं तो वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर चली जाती है। जैसे हम जो खुराक खा रहे होते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स के अंदर उन केमिकल्स के अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। तो वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स के पास जाती है, जहाँ पे उन फूड मटेरियल्स में से एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा फूड चैन की स्टार्ट पे इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये वो वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बेसिक नीड होती है एनर्जी, उस एनर्जी को डायरेक्टली लाइट से कैप्चर करके उस लाइट एनर्जी को यूज़फुल एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देन दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र टू कंज्यूमर। ये जो एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र होती है जब वो इनके ऊपर फीड करते हैं, यानी जब एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो फिर ये एनर्जी उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है। अब कंज्यूमर कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी को नहीं ले पाते, इस वजह से फूड चैन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर्स। इसके बाद नेक्स्ट है एट विच टॉपिक लेवल विल यू प्लेस फॉलोइंग। हमने इन सबको डिफरेंट टॉपिक लेवल में प्लेस करना है। तो सबसे पहले ह्यूमन कौन से टॉपिक लेवल में आ सकता है? आपको पता है ह्यूमन डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं, तो ह्यूमन का टॉपिक लेवल 2 भी हो सकता है। और इसके अलावा ह्यूमन जो है वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले लें, गोट है वो ग्रास के ऊपर फीड करती है और ह्यूमन गोट को ईट करता है। इसके अलावा शीप हो गई, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे?
ट्रॉपिक लेवल 2 के अंदर जब ह्यूमन इनके ऊपर फीड करेगा तो ह्यूमन का ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, 3 होगा। तो ह्यूमन का ट्रॉपिक लेवल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है या फिर एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है पिचर प्लांट। अब पिचर प्लांट का ट्रॉपिक लेवल कौन कौन सा हो सकता है। पिचर प्लांट क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो इनका ट्रॉपिक लेवल 1 होता है। अब यहाँ पे मैंने ट्रॉपिक लेवल 3 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब ये है कि ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जो कोई ये इंसेक्ट्स को खा रहे हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब वो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं जब उनके ऊपर ये फीड करेंगे पिचर प्लांट, तो इंसेक्ट्स का ट्रॉपिक लेवल 2 है। जब पिचर प्लांट इनके ऊपर फीड करें तो पिचर प्लांट का ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, 3। तो पिचर प्लांट का ट्रॉपिक लेवल 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम का ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, क्योंकि ये एक किस्म मशरूम जो है ये एक फंजाई है और फंजाई का ट्रॉपिक लेवल हमेशा लास्ट होता है। इनका ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, लास्ट होगा। इसके बाद कैट। कैट का ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा। कैट बेसिकली ये बिलोंग करती है, आप इसको क्या कह सकते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर तो फीड नहीं कर रही होती, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। मतलब यहाँ पर आप इसे लिखेंगे ये ट्रॉपिक लेवल 1, फिर ट्रॉपिक लेवल 2, फिर ट्रॉपिक लेवल 3, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आता है, ट्रॉपिक लेवल 3 के अंदर कैट जो है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच का ट्रॉपिक लेवल, कॉकरोच एक ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह से ह्यूमन ओमनीवोरस है, मतलब प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं और दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। तो कॉकरोच का ट्रॉपिक लेवल 2 भी हो सकता है और इसका ट्रॉपिक लेवल 3 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर फीड कर सकती है, डेड एनिमल्स के ऊपर फीड कर सकती है, इंसेक्ट्स के ऊपर, दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सकती है। तो इसका ट्रॉपिक लेवल 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसके बाद है कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। जो कार्निवोरस प्लांट्स है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और ईट करते हैं। ऑल्दो दे हैव ग्रीन पार्ट्स, उनके अंदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं, तब भी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसकी रीज़न बताएं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, बिकॉज वो उस सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं जो कि पुअर होती है न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, जैसे कि उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होते। तो ये जो प्लांट्स होते हैं अपनी इस नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करके उनसे नाइट्रोजन और फास्फोरस ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेट व्हाट विल हैपन टू एन इकोसिस्टम ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है किसी स्पीशी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाना, उसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो उसके नतीजे में इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। प्रे की अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसका इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो ये सब हमने देखना है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है अगर प्रेडेटर की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा। आपको पता है प्रेडेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रे के ऊपर शिकार करते हैं, मतलब प्रे को जो है वो ईट करते हैं, खाते हैं। तो प्रेडेटर्स एज द नंबर ऑफ प्रेडेटर इंक्रीजेज मोर प्रे आर कैप्चर्ड। प्रे बहुत ज़्यादा प्रे जो है उन्हें कैप्चर किया जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो प्रे की पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसके नतीजे में इकोसिस्टम के अंदर इम्बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद है प्रे। अगर प्रे की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोसिस्टम के ऊपर। तो अगर प्रे की तादाद ज़्यादा होगी तो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर किसी एक स्पीशी की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसके नतीजे में एनवायरनमेंट के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। तो एनवायरनमेंट कोशिश करता है दोबारा से स्टेबिलिटी लाने की, तो अगर प्रे की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी तो देयर विल बी मोर फूड फॉर प्रेडेटर्स, प्रेडेटर के लिए और ज़्यादा फूड होगी। तो आफ्टर अ स्लाइट लैग प्रेडेटर पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीज एज वेल। जो प्रेडेटर की पॉपुलेशन होगी वो भी इंक्रीज़ होगी और आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट जो है वो फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जब प्रे की जो तादाद है, प्रे की जो पॉपुलेशन है उसे प्रेडेटर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है तो फिर एनवायरनमेंट दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है। इसके बाद है कंपटीटर। कंपटीटर आपको पता है वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी एक चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 ऑर्गेनिजम्स हैं और यहाँ पर कोई 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ये लाइन समझ लें, ये लाइन है, ये लाइन 1, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, या मैं कहता हूँ ये लाइन, ये टाइगर है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं डियर या हिरन जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, इनको खाने के लिए इनके पीछे लगे हुए हैं। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर फर्दर 8 और लाइन और टाइगर आ जाते हैं तो
यानी कंपटीशन इनके दरमियान क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, और रिसोर्सेज क्या हैं, उतने ही हैं। ठीक है, मतलब अगर तादाद ज़्यादा होगी, स्पीशीज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कंपटीटर अगर ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रिड्यूसेस द रिसोर्सेज फॉर अदर। इसके बाद पैरासाइट। पैरासाइट जो है आपको पता है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर फीड करते हैं और होस्ट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। तो ये होस्ट की डेंसिटी को रिड्यूस करते हैं, यानी होस्ट की पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करते हैं अगर पैरासाइट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इसके बाद है होस्ट। अगर होस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, इफ़ पॉपुलेशन ऑफ होस्ट इंक्रीजेज पैरासाइट विल गेट मोर होस्ट फॉर फीडिंग। मतलब पैरासाइट को और ज़्यादा होस्ट मिलेंगे फीडिंग के लिए, उन्हें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। हैंस जो पैरासाइट की तादाद होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पैरासाइट की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या लाएगा, फिर अनस्टेबिलिटी लाएगा। इसके बाद म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर आपको पता है म्यूचुअलिज्म के अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं इकट्ठे, और इस रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो इनको म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर भी कहते हैं। अगर म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर इंक्रीज़ होंगे तो फिर क्या होगा, देयर विल बी मोर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, और ज़्यादा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होंगे और म्यूचुअलिज्म के इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, इन दोनों को किसी और के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ रहा, तो इसके इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। कमंसल की अगर तादाद ज़्यादा होगी तो कमंसलिज्म में आपको पता है एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को जस्ट यूज़ करता है, जस्ट फॉर स्पेस और ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर कमंसल की तादाद ज़्यादा होगी तो इसके इम्पैक्ट नहीं होंगे, होस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, या आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। होस्ट डेंसिटी जो है वो रिमेन अनचेंज्ड, उसकी डेंसिटी अनचेंज्ड होती रहती है। अगर कमंसल के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं फिर भी होस्ट की जो तादाद है वो उतनी ही रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एसिड रेन सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये एसिड रेन डैमेज करती है फार्म और फॉरेस्ट को, ठीक है, फार्म की लाइफ को और फॉरेस्ट की लाइफ को भी डैमेज करती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं। इसके बाद एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स और स्टोन्स को भी डैमेज करती है। इसके अलावा एसिड रेन प्लांट्स, इंसेक्ट्स और अदर स्पीशीज़ को इक्वली क्या कर रही होती है, डैमेज कर रही होती है, उनको मुतासिर कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मौजूद होती है N2, उसे कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली अमोनिया में या फिर नाइट्रेट्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीक़ों से होती है। एक है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरी है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और तीसरी है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें क्या किया जाता है इन्वायरमेंट के अंदर जो N2 मौजूद होती है उस N2 को इन फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इन फॉर्म्स को फर्दर आगे यूज़ किया जा सके, क्योंकि ये जो N2 होती है ये डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज़ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल हेल्प इन कंजर्व रिसोर्सेज। मतलब मटेरियल्स को दोबारा से रीयूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, यानी उनको रिसाइकिल करने का इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले है व्हेन वी रिसाइकिल, यानी हम किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं। रिसाइकिल के अंदर क्या होता है, जो यूज़ मटेरियल्स होते हैं उन्हें दोबारा से न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब उन्हें दोबारा से न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर क्या होता है, इसके नतीजे में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी कंजम्पशन जो है वो कम से कम होती है, उनकी कंजम्पशन की नीड या उनकी कंजम्पशन की ज़रूरत कम पड़ती है या नहीं पड़ती। मतलब हम यूज़ जो मटेरियल होते हैं उन्हें उनसे कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, और यही न्यू प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, इनका दूसरा सोर्स जो है वो कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी यूज़ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व रहेंगे, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद इफ़ यूज़ मटेरियल्स आर नॉट रिसाइकल्ड, अगर यूज़ मटेरियल्स को रिसाइकल ना किया जाए तो न्यू प्रोडक्ट्स कहाँ से बनती हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आर मेड फ्राम एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश एंड रॉ मटेरियल्स फ्राम अर्थ थ्रू माइनिंग और फॉरेस्ट्री। मतलब फॉरेस्ट्री माइनिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को मतलब ऐसी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं माइनिंग और फॉरेस्ट्री से, जहाँ से हम कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके नतीजे में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो रिसाइकलिंग के नतीजे में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व रह सकते हैं, सेव रह सकते हैं। रिसाइकलिंग हेल्प टू कंजर्व इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द फ्यूचर।
इसके बाद नेक्स्ट है द डायग्राम शोज़ एसिड रेन ऑन अ फॉरेस्ट के अंदर एसिड रेन बता रही है ये डायग्राम, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये डायग्राम। तो हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेम द मॉलिक्यूल्स विच आर पोल्यूटिंग द एयर एट प्लेस एक्स, गिव देयर सोर्स एज वेल। प्लेस एक्स पर कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं और उनका सोर्स क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वो मॉलिक्यूल्स है। और ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाय कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद हाउ द हार्मफुल मॉलिक्यूल ऑफ प्लेस एक्स रीच टू प्लेस जेड, मतलब ये मॉलिक्यूल्स प्लेस एक्स से प्लेस जेड तक कैसे जा रहे हैं? बाय विंड। दूसरे का आंसर ये हो गया। इसके बाद थर्ड है व्हाट विल हैपन टू द ट्रीज आफ्टर दिस रैन एट प्लेस जेड, मतलब जब प्लेस जेड के ऊपर ये पोल्यूटेंट्स पहुंच जाते हैं तो फिर जब ये एसिड रैन का हिस्सा बनते हैं तो फिर वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी, मतलब उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। एसिड रेन डैमेज करता है लीव्स को, जो बार्क होती है, जो स्टेम होती है उसे डैमेज करते हैं, रूट्स को डैमेज करती हैं। अल्टीमेटली प्लांट्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने रिलेशनशिप बताना है टर्माइट्स विद प्रोटोजोन इन इट्स गट। टर्माइट और इसकी गट में जो प्रोटोजोआ रह रहा होता है, इन दोनों के दरमियान म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। मॉस्किटो सकिंग आवर ब्लड, मॉस्किटो जो हमारा खून पी रहा होता है वो असल में एक्टो पैरासाइट है, पैरासाइटिज्म के रिलेशनशिप में आता है, मतलब वो हमें नुकसान देता है और उल्टा हमसे फूड भी लेके जा रहा होता है। प्लाज्मोडियम इन आवर ब्लड, जो कि काज करता है हमारे अंदर मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम, तो ये किसकी एग्जांपल है? एंडोपैरासाइटिज्म की। ये भी पैरासाइट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहता है। फॉक्स प्रेज ऑन रैबिट, फॉक्स जो कि प्रे करती है रैबिट के ऊपर, तो ये एक रिलेशनशिप है प्रीडेशन, इसमें ये फॉक्स जो है वो प्रीडेटर है और रैबिट प्रे है। हनी गाइड बर्ड एंड बैडगर, ये जो बैडगर और हनी गाइड बर्ड है ये म्यूचुअलिज्म में आता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। सकर फिश ऑन शार्क, ये कमर्शलिज्म में आता है जिसमें सकर फिश को फ़ायदा होता है और शार्क को ना तो इससे फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द डायग्राम शोज़ इक्वेटिक फूड वेब। यहाँ पर ये इक्वेटिक फूड वेब दिखाई गई है। हमने यहाँ से प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोड्यूसर्स यहाँ पर कौन से हैं। प्लांक्टन, दे आर प्रोड्यूसर्स। पहले का आंसर ये हो गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? अब प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो इनके ऊपर फीड करते हैं, प्लांक्टन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांक्टन के ऊपर दो ही ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांक्टन फोटोसिंथेटिक हैं यानी प्रोड्यूसर्स हैं, तो इनके ऊपर ये एरेक्टिको जो है ये डायरेक्टली फीड कर रही है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये जो क्रिल है ये डायरेक्टली फीड कर रही है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। और इसके बाद इनके ऊपर जो फीड करते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे इसके ऊपर ये बलीन वेल फीड कर रही है, ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। लिपर्ड भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। पेंगुइन भी सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, जो कि इस क्रिल के ऊपर और इस एरेक्टिको के ऊपर फीड कर रहे हैं। अब ये देखें इस एरेक्टिको के ऊपर ये इस क्रिल के ऊपर ये एरेक्टिको भी फीड कर रहा है, तो एरेक्टिको प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर भी आ रहा है और सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आ रहा है। और सबसे बाद है ऑर्का, ये टर्शियरी कंज्यूमर है, ठीक है, मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को नहीं अच्छा, ये ऑर्का जो है ये उसके अंदर भी आ रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आ रही है और ऑर्का टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ऑर्का सेकेंडरी कंज्यूमर की कैटेगरी में भी आ रही है और टर्शियरी कंज्यूमर की कैटेगरी में भी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट है विच एनिमल्स आर प्लेस्ड इन टू ट्रॉपिक लेवल, इनको हम आगे जाकर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्लांक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांक्टन प्रोड्यूसर्स है। क्रिल और एरेक्टिक को जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है यानी डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर बलीन वेल, लिपर्ड, सील, पेंगुइन, एरेक्टिको, ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर आ जाता है ऑर्का फिश। ऑर्का फिश टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर भी आते हैं और यहाँ पर देखिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर ये डायरेक्टली भी फीड कर रही है, तो फिर ये जो ऑर्का है ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आएगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर भी आती है, ये टर्शियरी कंज्यूमर के अंदर भी आती है। तो ऑर्का के यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और टर्शियरी कंज्यूमर भी है। तो एरेक्टिको को अगर हम देखें तो उसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो T2 भी है और T3 भी है, और जो ऑर्का है उसका ट्रॉपिक लेवल T3 भी है और T4 भी है, ठीक है। T3 आपको पता है T1 प्रोड्यूसर्स, T2 प्राइमरी कंज्यूमर, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर और T4 टर्शियरी कंज्यूमर और T5 क्वाटनरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये जो एरेक्टिको है इसका T3 भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और ये टर्शियरी कंज्यूमर भी है, T4 भी है ऑर्का। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। दे आर आल्सो, ऑर्का फिश जो है दे आर आल्सो
सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा और कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड है। जो क्रिल है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड है। क्रिल इज़ कनेक्टेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।